जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी वीर योद्धाओं का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी वीर योद्धाओं का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में। मेरे लाडलो, कल मैंने आपसे लास्ट क्लास में वादा किया था कि अब आपके लिए कुछ नया करने का वक्त आ गया है या कुछ अलग करने का वक्त आ गया है जिससे आप अपने मुकाम में हासिल हो सके। अपन ने लास्ट सेशन में अपन दो बातें की थी कि सर आप हमारे लिए 2 क्लासें लेकर आइए, तो आपके लिए 2 क्लासें हाजिर हैं। सुबह 7 से 8 तक की आपको करंट अफेयर्स रखी जाएगी। रात को 7 से 8 बजे के बीच में आपकी टॉपिक वाइज क्लास लगाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, तो देखिए जज्बे और जुनून को बरकरार रखना है। आज अपनी करंट अफेयर्स की पहली क्लास है और इतना शानदार तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, आप भी कहोगे कि वाकई में सर ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ने को अगर मिल जाए तो जरूर हमारा एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे शुरू हो जाएंगे, मतलब वो हमारे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए लाडलो, आप कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन एयरफोर्स नेवी का करंट स्पेशल होता है। आपको बता दूं, बाकी एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर्स आता है वो करंट अफेयर्स और वर्तमान में आपके जो नेवी एयरफोर्स में करंट आता है उसमें कुछ अंतर होता है। कुछ हद तक ऐसी बातें होती हैं जो आप ही के एग्जाम में आती हैं, बाकी एयरफोर्स नेवी के अलावा किसी भी एग्जाम में नहीं आती हैं, और कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो सब में आती हैं। लेकिन अपना टारगेट तो एक ही है, मिशन 2021 नेवी एयरफोर्स, वो बरकरार रखना अपने सीने में। देखो मेरे लाडलो, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और अब आपको दिशाएं बदलने की जरूरत है, क्योंकि इतने दिन आप जिस दिशा में चल रहे थे वो आपके लिए ठीक नहीं थी। जीके के लिए स्पेशल बात कीजिए, अब आप जिस दिशा में आ रहे हैं वो आपको जरूर किनारे तक पहुंचाएगा, अर्थात आपको लक्ष्य तक ले जाने का कार्य करेगा मेरे लाडलो। और आज की करंट अफेयर्स की पहला क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आपको अक्टूबर महीने से लेकर, कब से, अक्टूबर महीने से लेकर और आपकी एग्जाम तक का करंट अफेयर्स करवाने जा रहा हूं। आपको क्या घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक के अंदर। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो और संग्राम को बड़ा करो कि आओ मैदान के अंदर किस में कितना दम है। क्या करंट अफेयर्स इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, और जो बच्चा देकर भी आया है वो जब ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे समझ में भी आ जाएगा कि नहीं सर वाकई में ऐसा ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। अपनी ताकत एयरफोर्स नेवी है, उसी के अंदर अपने को जाना है। आइए मेरे लाडलो, शुरुआत करते हैं आज के इस फर्स्ट क्लास के करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है ना। तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस की हाल ही के अंदर 125वीं जयंती मनाई गई, उस 125वीं जयंती के ऊपर कौन से ऐसे राज्य की सरकार है जिसने अपने राज्य के अंदर पुल का नाम था मेजर हाट, पुल का नाम क्या था, मेजर हाट, उसका नाम बदलकर जय हिंद पुल करने का कार्य किया है। कौन से राज्य की सरकार ने करने का कार्य किया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मेरे लाडलो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने हाल ही के अंदर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के ऊपर मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल करने का कार्य किया है। प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न छुपे हुए हैं मेरे लाडलो, यहां से कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं जिस किस्तियां जो कि दिशाएं बदलने की बात कर रहा था वो दिशाएं यहां बदलेगी। क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मेजर हाट पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप आंसर देंगे जय हिंद पुल कर दिया गया है। हाल ही में किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कर दिया गया। तीसरा प्रश्न यह बनता है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपका राइट आंसर जाएगा 125वीं जयंती। कौन सी जयंती? 125वीं जयंती मनाई गई। और चौथा प्रश्न यह बनता है किस राज्य की सरकार ने कर दिया? तो आपका आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। ये मेरे लाडलो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए, ये आपको दिमाग में याद रख लेना। चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस पुल का नाम बदल दिया, कौन सी जयंती थी, इसके अलावा किसके नाम पर रखने का कार्य किया। याद रख जाएगा मेरे लाडलो। अब पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने किया। अगर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री वर्तमान पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी।
कौन है? पश्चिम बंगाल की। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए मेरे लाडलो, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान में है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है मेरे लाडलो? कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज स्थित है। इसी हुगली नदी के ऊपर कौन सा ब्रिज है? तो हावड़ा ब्रिज स्थित है। यह बात भी आपको याद रखनी है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और इसी हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, याद रखना मेरे लाडलो, भारत की पहली महिला रेल मंत्री की बात की जाए ना तो उसका नाम क्या था? श्रीमती ममता बनर्जी थी। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा अब बात आई है सुभाष चंद्र बोस की। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था। कौन सा? जय हिंद। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली चलो, कहां चलो? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके अलावा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा भी किसने दिया? तो याद रखना मेरे लाडलो, ये तीन नारे, तीनों के तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। और एयरफोर्स और नेवी के अंदर साहब यही क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स और नेवी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसके अलावा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? और इसके अलावा जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा सुनना मेरे लाडलो, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस का निकनेम है नेताजी। क्या है? नेताजी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी कहने का कार्य किया था। और इन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। तो प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो हिटलर ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से तीन नारे दिए? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। इसके अलावा मेरे लाडलो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसकी सॉरी आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आजाद हिंद फौज की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करने का कार्य किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1945 के अंदर ताइवान की राजधानी ताइपे के अंदर सुभाष चंद्र बोस की क्या मानी जाती है? रहस्यमयी मृत्यु मानी जाती है। क्योंकि उसकी मृत्यु, आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु है वो एक रहस्यमयी मृत्यु बनी, कि उसका खुलासा नहीं हो पाया है। यह जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। इतना पढ़ने के बाद मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन के बारे में इतना पढ़ने के बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इतनी जानकारी याद रखनी है। और ऐसे अगर आप पढ़ते हैं, ऐसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन जरूर देंगे एयरफोर्स नेवी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने करंट ही नहीं पढ़ाया। इस करंट के साथ मेरे लाडलो ये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वगैरह, कौन रेल मंत्री थी, कौन सी नदी थी, क्या नारे दिए, क्या उपनाम है, कौन सी फौज की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस ने किसको क्या कहा, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। एक ही क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन कर डाले। ये अगर हुनर है ना आप में तो आप एयरफोर्स नेवी को पार कर पाएंगे। क्योंकि आपको ही मन में, क्योंकि एग्जामिनर कोई अलग से नहीं बनता है, एग्जामिनर वही बनता है जिसके दिमाग में क्वेश्चन क्या होते हैं, पैदा होते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग देखता है कि मेरा बच्चा जो सामने एग्जाम देने के लिए बैठ रहा है वो कितनी सोच है उसकी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को डालने का कार्य करता है। ऐसे याद रखना। तो इस आंसर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसकी पीडीएफ बाकायदा आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करते रहो कि आ जाओ, ऐसा करंट अफेयर्स आएगा एयरफोर्स नेवी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? कि ऐसी कौन से राज्य की सरकार है जिसने अपने राज्य के अंदर जो बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मेरे लाडलो, उस राज्य का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या नाम हो जाएगा? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही के अंदर जो लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे घर पर थे तो उन्होंने सबने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दिया कि पढ़ाई तो पूरी ठप हो गई और वीडियो गेम के माध्यम से उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो जीवन है वो पूर्णतः क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। उनको गलत आदतें लग गई और ये सारे के सारे गेम चाइना के थे। और भारत सरकार ने जो चाइना के गेमों पर प्रतिबंध किया है उसके साथ साथ जो लोकल गेम भी थे उन गेमों को भी आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने राज्य के अंदर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाने का क्या किया है? कार्य किया है। यह बहुत शानदार पहल है। इससे बच्चा गलत दिशा में जाने से रुक जाएगा और बच्चा अपने इस लक्ष्य से अपने जीवन पर क्या करेगा? आगे बढ़ने का कार्य करेगा। और मैं तो मेरे तमाम देख रहे साथियों को भी यह कहना चाहूंगा, अगर आप में भी ये गेम वेम की गलत आदत है ना तो इसको छोड़ो। इतना टाइम नहीं है अपने पास कि आप गेम खेलकर क्या कर सको? सिलेक्शन ले सको। सब कुछ त्यागना पड़ेगा मेरे लाडलो। आप जो मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, इस मोबाइल का दो ही काम में यूज लो। एक तो क्लास देखो और एक अपने माता पिता से बात कर लो कि भाई मैं ठीक हूं माता पिताजी, मैं एकदम अच्छा पढ़ रहा हूं। इसके अलावा इस मोबाइल को त्याग, इसका भी त्याग कर दो। बस दो ही काम के लिए यूज करो, इससे ज्यादा इस मोबाइल का यूज मत करो। ये कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी है मोबाइल, है ना। इसमें इतना यूज करो कि क्या है, आपकी क्लास हो जाए, एक घर वालों से बात कर लो, फिर रख दो, है ना। तो इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने ऐलान करने का कार्य किया है। ठीक है। अगला, आंध्र प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो जगनमोहन रेड्डी मेरे लाडलो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसका विभाजन भाषा के आधार पर है। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, जो वर्ष 1953 के अंदर भाषा के आधार पर क्या हुआ था? गठित हुआ था। और हाल ही में इसी आंध्र प्रदेश राज्य से 2 जून 2014 को, हाल ही में इसी आंध्र प्रदेश राज्य से 2 जून 2014 को भारत का एक नया राज्य हुआ बना। उस नया राज्य का नाम था तेलंगाना। उस नया राज्य का नाम क्या था? तेलंगाना। तो भारत का जो सबसे नया राज्य है तेलंगाना, वो किसी से अलग होकर बना है? वो मेरे लाडलो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ। तीसरा बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कितनी राजधानियां हैं? जिसकी 3 राजधानी है। भाई आज तक 2 तो सुनी है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य की वर्तमान में 2 राजधानी है। एक तो उत्तराखंड की देहरादून है और एक उत्तराखंड की गैरसैंण है। क्या है मेरे लाडलो? एक तो देहरादून है और एक गैरसैंण है। लेकिन राज्य का नाम आता है कौन सा? आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानियां हैं। अब 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? जरा गौर फरमाइएगा। एक राजधानी का नाम है अमरावती। एक राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? अमरावती, है ना। इसके अलावा दूसरी राजधानी का नाम है विशाखापट्टनम। दूसरी राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। और तीसरी राजधानी का नाम है कुर्नूल। तीसरी का नाम क्या हो जाएगा? तो तीसरी का नाम है कुर्नूल। तो ये 3 राजधानियां हैं। तो 3 राजधानी वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो 3 राजधानी वाला राज्य एकमात्र भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है। बहुत शानदार क्वेश्चन है यह, आने वाली एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने अपनी 3 राजधानियां घोषित करने का कार्य किया है? तो राज्य का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। और इन्हीं से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हुआ। और तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी?
तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या हो जाएगी? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है और तेलंगाना राज्य की सरकार ने ही हाल ही के अंदर अपने राज्य की जो विधानसभा है उसके अंदर ऑनलाइन गेम जो उसके राज्य में उस पर क्या लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का ऐलान करने का कार्य किया है। इतनी जानकारी याद रख लेना मेरे लाडलो, जीवन में इस क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना जानकारी याद रखनी है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आगे ना कौन सा राज्य क्या है क्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 में अभी गणतंत्र दिवस आएगा, इसके अवसर पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आयोजित होने वाले प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रण देने का कार्य किया है। तो याद रखना मेरे लाडलो, ये एयरफोर्स 2021 का 100% प्रश्न है। आज मेरे से आप स्टाम्प पर लिखवा सकते हैं, आईएफ 2021 का 100% प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए। ऐसा नहीं कि प्रत्येक शिफ्ट में आएगा, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लेना, इस चीज को लिख लेना, यह प्रश्न जरूर आएगा करंट एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर कि 2021 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन आएंगे। तो वो आएंगे इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कौन आएंगे? बोरिस जॉनसन भारत में 2021 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर आएंगे। बोरिस जॉनसन कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो बोरिस जॉनसन इंग्लैंड देश के पीएम हैं। कौन से देश के पीएम हैं? इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। और इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? लंदन। इंग्लैंड देश की राजधानी क्या है? लंदन। और ये क्या बनकर रहेंगे? मुख्य अतिथि बनकर आएंगे। अब देखिए इसमें 3 नाम और देखे रखे हैं, उसको भी मैं क्या कहता हूं डिफाइन कर देता हूं। जो बाइडन। जो बाइडन कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखना मेरे लाडलो, जो बाइडन अमेरिका देश के राष्ट्रपति हैं। कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका देश के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका देश की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी अमेरिका देश की राजधानी है। और मेरे वीर योद्धाओं यह भी याद रखना है कि हाल ही में जो बाइडन अमेरिका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, आने वाली एयरफोर्स 2021 जिसका सपना आप दिल में संजोए हुए बैठे हैं, उसका बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में अमेरिका देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और लाडलो रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। और व्लादिमीर पुतिन रूस देश के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा शेख हसीना की बात की जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, बांग्लादेश। कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है ना। और इसका सही आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक करता हूं, पीछे की ओर चलता हूं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 2020 का जब गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो उसके मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो। कौन थे? जेयर बोल्सोनारो उस समय क्या थे? मुख्य अतिथि के रूप में थे। 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राजील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। कौन थे? ब्राजील देश के राष्ट्रपति। जेयर बोल्सोनारो कौन से देश के राष्ट्रपति थे? ब्राजील देश के। और ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? ब्रासीलिया। क्या हो जाएगी? ब्रासीलिया राजधानी हो जाएगी। और ये ब्राजील देश के राष्ट्रपति 2020 के दिवस पर आए थे, गणतंत्र दिवस पर। और 21 में कौन आ रहे हैं? 21 में बोरिस जॉनसन आ रहे हैं। किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी देश के प्रतिनिधि को आमंत्रण करने का मतलब है दोनों देशों के बीच में अच्छा समझौता करना। क्या करना? दोनों देशों के बीच में परस्पर अच्छा समझौता करने के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग देशों को बुलाया जाता है। ब्राजील के साथ हुए अभी हाल ही में अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है, उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। और उनके सम्मान में
नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम का आयोजन करने का कार्य किया था। इससे क्या होता है, इससे दोनों देशों के बीच में परस्पर क्या होते हैं, अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। यह जानकारी भी आपको याद रखनी है। बहुत शानदार प्रश्न मेरे लाडलों, ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में, अगर किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रधानमंत्री का पद है, किसका पद है, प्रधानमंत्री का पद है, यह भी कौन से देश से लिया गया है मेरे लाडलों, इंग्लैंड देश से लिया गया है। अर्थात भारत का प्रधानमंत्री और इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री में लगभग क्या है, समानताएं हैं। क्या है, लगभग समानताएं हैं। और उसी इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2021 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आगमन उनका हो रहा है इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान। यह बहुत बड़ा चर्चित का विषय रहेगा। आने वाले एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अपना जो क्वेश्चन आता है नंबर 4, वो है कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने या मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की कौन सी सूची, तो यूनेस्को है, इसकी जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल करने का क्या किया है, कार्य किया है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछने का कार्य किया गया है। यह बहुत शानदार प्रश्न है मेरे लाडलो। कौन सा प्रश्न, विश्व विरासत सूची में किन दो शहरों को शामिल किया है, तो गौर से सुन लेना। एक तो शहर है ओरछा, एक है ग्वालियर। कौन से शहर है, तो मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, एक तो ओरछा शहर है और एक का नाम है ग्वालियर। इन दोनों को क्या किया है, अपनी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया है। अब मैं आपको इस सूची के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं दो जानकारी आपको यूनेस्को के बारे में देना चाहूंगा। किसके बारे में, इसकी दो जानकारी मैं आपको यूनेस्को के बारे में देना चाहूंगा, तो गौर से सुनेंगे। यूनेस्को क्या है, देखिए पहली बात तो इस यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो याद रखना यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका मुख्यालय आपको पूछा जाए, हेड ऑफिस आपको पूछा जाए यूनेस्को का, तो इसका है पेरिस। कहां पर है, पेरिस। और पेरिस कहां की राजधानी है, फ्रांस। तो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस के अंदर यूनेस्को का क्या है, मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को करने का कार्य किया गया था। और वर्तमान में अगर आपको इसका अध्यक्ष पूछा जाए, वर्तमान में इसका आपको अध्यक्ष पूछा जाए, तो ऑड्रे एजोल, कौन है, ऑड्रे एजोल इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष के पद पर क्या रखे हैं, कार्य करने का है। ओ एजोले ऑड्रे एजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। स्थापना 1945, हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस। अब मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनेंगे। इसका स्थापना कब हुई, सिर्फ सन। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, 2 नंबर पर सन। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ऑड्रे एजोले कौन है, ऑड्रे एजोले। तीनों के तीनों पर्सन आपके एग्जाम में आ गए हैं, इन्नू के तीनों पर्सन, जिसमें से एड्रो ओजले करंट के रूप में आया है। ये दो नेवी और एयरफोर्स में समान रूप से आ गए हैं, इसलिए इनको भी याद रखना। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो विश्व के जो धरोहर हैं, मतलब प्राचीन विरासत में जो बहुत अपने आप में, कोई जैसे ताजमहल अपने आप में एक अलग काम है, मतलब अपने आप में एक अलग जगह है, उसको ऐसे स्थलों को क्या करते हैं, ये अपने क्या करते हैं, धरोहर सूची में शामिल करते हैं। और जिस स्थान को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया, उस स्थान को डेवलप करते हैं, बाद में क्या करते हैं, डेवलप। और ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाते हैं, पर्यटन जाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा पर्यटन जाएंगे तो उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। इससे भी बड़ा प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय तक, कब तक, वर्तमान समय तक भारत के ऐसे कितने स्थान हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं, तो 38, 39 और 40 ऐसे स्थान हैं जो वर्तमान में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। इन 40 स्थानों को यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल कर लिया। अगर अपन शुरुआत की जाए कि पहला अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले वर्ष 1983 में अपना पहला धरोहर सूची के अंदर शामिल हुआ था, वर्ष 1983 में, जिसके अंदर कौन सी गुफाएं, अजंता की गुफाएं। किसकी गुफाएं, अजंता की गुफाएं। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं, एलोरा
है ना, एलोरा की गुफाएं, इसके अलावा आगरा, कौन सा, आगरा का जो ताजमहल है, इनको क्या किया था, यूनेस्को ने सबसे पहले अपनी धरोहर सूची में शामिल किया था, भारत के शहरों को, है ना। और अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और ताजमहल की बात की जाए, आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था, जो अपने आप में एक मिसाल है, जिसमें लगभग 22 वर्षों का समय लगा था, 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। और उसी के अंदर अगर बात की जाए तो राजस्थान के नागौर जिले के मकराना का सफेद संगमरमर का पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और हाल ही में ओरछा और ग्वालियर शहर को किया गया है। ओरछा और ग्वालियर शहर अपने प्राचीन किले और इसके अंदर चर्चित मंदिरों के कारण जाने जाते हैं। ओरछा शहर और ग्वालियर शहर किसके कारण जाने जाते हैं, ये अपने प्राचीन मंदिर और प्राचीन जो महल हैं उसके कारण जाने जाते हैं। प्राचीन समय के अंदर ये बहुत राजाओं की, बहुत राजवंशों की क्या रही हैं, राजधानियां भी रही हैं। लेकिन उतना आपको डीप में नहीं जाना, इतना याद रख लेना किन 2 शहरों को शामिल किया है, ओरछा को और ग्वालियर को शामिल करने का कार्य किया है। और हाल ही में 2019 के अंदर राजस्थान के जयपुर शहर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पूर्व का पेरिस और इसके अलावा अगर बात कीजिए गुलाब पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, उस शहर को भी क्या किया था, उसमें शामिल किया था। दोबारा से दिमाग में सुन ले, यूनेस्को जिस भी स्थान को अपनी धरोहर सूची में शामिल करता है उस जगह का डेवलप किया जाता है, उसको यूनेस्को क्या करती है, विकास करती है अपनी तरफ से पैसा खर्च करके। और वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटन आएंगे तो साहब होटल वालों को, गाड़ी वालों को, जो स्थान है उन पर जो काम, सबको रोजगार मिलेगा इसको। और पूरी दुनिया में अपनी जगह क्या बन जाएगी, अपने आप एक चर्चित जगह बन जाएगी। और भारत के लगभग 48, लगभग भारत के कितने 40 स्थलों को इसमें धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। नाम आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो, भोपाल। क्या हो जाएगी, भोपाल। और अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह, कौन है, शिवराज सिंह वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश राज्य के क्या हैं, मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। और मध्य प्रदेश से 2 बड़ी नदियों का भी उद्गम होता है, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है सोन। दोनों मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर लगातार 2 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। यह जानकारी भी मेरे लाडलो आपको याद रखनी है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में यह पूछा गया प्रश्न, यह आएगा श्योर, लगभग यह आता ही है आपका मुख्यमंत्री और राज्यपाल का प्रश्न। और इसके अलावा भारत के सबसे पहले किसे शामिल किया गया, यह भी याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। आपको पता है कि भारत में फिल्म सिटी किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन की जानकारी देने से पहले 2 जानकारी और याद रखो। देखिए, भारत अगर पूछा जाए कि फिल्म सिटी है ना, फिल्म सिटी किसे कहते हैं, या बॉलीवुड किसे, बॉलीवुड सिटी किसे कहते हैं, बॉलीवुड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मुंबई। नाम क्या हो जाएगा, फिल्म सिटी और बॉलीवुड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे लाडलो, मुंबई को जाना जाता है। इसके अलावा मुंबई को सपनों की नगरी भी कहते हैं। किसकी नगरी कहते हैं, सपनों की नगरी। तो सपनों की नगरी किसे कहते हैं, मुंबई को। बॉलीवुड सिटी मुंबई, फिल्म सिटी मुंबई। इसके अलावा सूती वस्त्र की राजधानी, किसकी राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी। तो सूती वस्त्र की राजधानी भी किसे कहते हैं, मुंबई। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर, और 7 टापुओं का नगर भी किसे कहते हैं, मुंबई को। और भारत की मुंबई को क्या कहते हैं, आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की मुंबई को आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यह मुंबई की इतने उपनाम है ना। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वर्तमान समय तक भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मुंबई थी, लेकिन अब मुंबई के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को क्या हो गया, घबराने लग गए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के
गढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई की फिल्म सिटी से भी बड़ी होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैं दोबारा बताता हूं, मुंबई को हॉलीवुड सिटी या फिल्म सिटी कहते हैं, लेकिन अब इससे भी बड़ी का कहां किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश के बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जिला है, उसके अंदर ग्रेटर नोएडा एक जगह है, वहां पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है। कहां पर? गौतम बुद्ध जिले के ग्रेटर नोएडा जगह है, वहां पर सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने करने का कार्य किया। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म सिटी का उद्घाटन किया तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार और महाराष्ट्र राज्य की सरकार के बीच में बातूनी जंग शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश राज्य के महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी का बयान आता है, या उद्धव ठाकरे की सरकार की बयान आता है कि भाई योगी आदित्यनाथ क्या करना चाहते हैं, हमारे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको बेरोजगार करना चाहते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से बातूनी जंग शुरू हो गई। लास्ट में योगी आदित्यनाथ ने एक ही बात कही कि हम मुंबई से उसकी फिल्म सिटी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं, बस हम तो हमारे राज्य में इसलिए फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं ताकि हम हमारे राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर क्या कर सके? प्रदान कर सके। इसके लिए इस फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरे लाडलो क्या हो जाएगी? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसने सबसे बड़ी फिल्म सिटी का उद्घाटन किया। लेकिन अब तक भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मुंबई, जिसे हॉलीवुड सिटी फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं, सपनों की नगरी, सूती वस्त्र की राजधानी, 7 टापुओं का नगर और आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष तक भारत उर्वरक क्षेत्र, उर्वरक का मतलब होता है खाद, मेरे लाडलो उर्वरक का मतलब क्या होता है? खाद। तो भारत कब तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए रसायन मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत का जो रसायन मंत्रालय है इसने कब तक भारत को क्या किया है? उर्वरक मुक्त, मतलब अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इतना खाद का निर्माण अपन कर लेंगे कि अपने को दूसरे देश से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा 2023। कितना होगा? इसका आंसर होगा 2023। तो 2023 तक भारत का जो रसायन मंत्रालय है ये पूर्णतः इसने ऐलान कर दिया है कि हम 2023 तक क्या हो जाएंगे? आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने, या तो दो, ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं है आपको, बस 2 ही जानकारी याद रख लेना। एक, 2023 तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आपको पता है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। किसका नारा दिया? आत्मनिर्भर भारत का नारा देने का कार्य किया। इस आत्मनिर्भर भारत के तहत इस केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने 40,000 करोड़, कितना? रसायन मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इन 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत 2023 तक उर्वरक खाद के मामले में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह भारत के रसायन मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। और वर्तमान के अंदर भारत के रसायन मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा। कौन है? सदानंद गौड़ा। तो सदानंद गौड़ा वर्तमान के अंदर भारत के क्या हैं? रसायन मंत्री हैं। इन्होंने ये ऐलान करने का कार्य किया है। किस अभियान के तहत? आत्मनिर्भर अभियान के तहत। आपको पता है किसान क्या करता है? किसान बहुत अधिक मात्रा के अंदर फसल का उत्पादन करने के लिए यूरिया का प्रयोग करता है, लेकिन कृषि मंत्रालय यह कहता है कि जब किसान अधिक मात्रा के अंदर यूरिया का उत्पादन करता है तो उसकी भूमि धीरे धीरे बंजर होना शुरू हो जाती है। इसके लिए
भारत सरकार ये कह रही है कि यूरिया का प्रयोग कम करो, आत्मनिर्भर बनो, खुद खाद का पैदावार करो। और आपको पता है अपने घर में तो खाद का पैदावार क्या होती है, जो नॉर्मल भैंस होती है, गाय, उनका गोबर होता है, वही खाद है। अर्थात वो नेचुरल उस खाद का प्रयोग करो बजाय यूरिया के। इस आत्मनिर्भर अभियान का तहत कहने का मतलब यह है। तो 2000 कब तक है? 23 तक हो जाएगा। डन मेरे लाडलो? यस। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो। क्या 6 क्वेश्चन पढ़े, कुछ नया सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। जहां तक मुझे पता है मेरे वीर योद्धाओं ने, मेरे लाडलों ने बहुत कुछ सीखा है। मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की कि हाल में भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित, एक तो होता है कुपोषित, एक होता है अति कुपोषित। पहली बार कुपोषित मतलब समझो। कुपोषित का मतलब होता है कि वह बच्चा जिसको बचपन के अंदर जो उसका समय होता है, आपको पता होगा कि बच्चे के अंदर जो ब्रेन होता है, जो दिमाग का विकास होता है, वो 3 साल तक ही माना जाता है। साइंस ये कहती है कि 3 साल तक बच्चे का ब्रेन का बहुत ज्यादा विकास होता है। उन 3 सालों में अगर बच्चे को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, विटामिन अगर उसको नहीं मिलते हैं, वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। ना तो उसमें शारीरिक वृद्धि होती है, ना उसके अंदर मानसिक वृद्धि होती है, और उससे भी बहुत कम मिलता है, वो अति कुपोषित बच्चे कहलाते हैं। तो अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने का फैसला किया है। कौन सा ऐसे राज्य की सरकार है कि बच्चे को प्रॉपर, देखो बच्चा चाहे कुछ भी खिला दो, दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चा गरीब परिवार से होता है तो उसकी मां जो होती है, वो मां का दूध, आपको पता ही है कि मां का दूध बहुत जरूरी है जन्म वाले बच्चे को। अब मां ही कुपोषित है, मां एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जहां पर उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऐसी स्थिति के अंदर मां फ्रूट वगैरह या कुछ मतलब बहुत सारे पौष्टिक आहार कैसे खा सकती है कि वो पौष्टिक आहार खाएगी तभी तो वो क्या होगा, उसको पौष्टिक दूध होगा जिससे बच्चा पल पोस कर बड़ा होगा। लेकिन मेरे लाडलो, आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां से क्या है, अपन को पूरा भरण पोषण हुआ है, अपना पूरा मानसिक और शारीरिक विकास हुआ है। लेकिन उनको याद करो जो रोड के किनारे पर रहते हैं, उनको जब देखते हैं ना, तब मन के अंदर एक भावना उठती है कि काश मेरे पास कोई ऐसा यंत्र होता जिससे मैं इनकी गरीबी को दूर कर पाता। लेकिन आपको भी ऐसी गरीबी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि सर अगर परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद पर डिपेंड हो, आत्मनिर्भर बनो, ताकि आप जल्द से जल्द नौकरी लग जाए, ताकि आपकी ऐसी स्थिति गुजरना ही पड़े। तो अब उन बच्चों को कुपोषित होने से बचाने के लिए उनको समय पर दूध प्रदान हो, इसके लिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने उन परिवारों को एक गाय देने की घोषणा की है। क्या देंगे? एक गाय देंगे। गाय नहीं देंगे, इसके अलावा इन गाय को चारा भी तो खिलाएगा ना भाई। वो परिवार जो कुपोषित है उसके पास खुद के पास खाने के अन्न नहीं, तो गाय को चारा कहां से खिलाएंगे सर? तो गाय को चारा खिलाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार 900 रुपए प्रदान करेगी। कितने रुपए प्रदान करेगी? प्रति माह है गाय के चारे के लिए 900 रुपए देगी, और जिससे गाय का भरण पोषण होगा। गाय का भरण पोषण का दूध देगी गाय, और गाय दूध देगी तो ये कुपोषित बच्चे हैं, ये क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार से बच जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार की बड़ी पहल है, जो बहुत सराहनीय पहल है। बाकी राज्यों को भी इससे क्या लेने चाहिए? कुछ सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का नाम आया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरे लाडलो क्या हो जाएगी? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री हैं। और अभी प्रश्न ने पढ़ा कि इसी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना मेरे लाडलो, ये जानकारी आपको याद रखनी है। तो किसने एक गाय देने का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने देने का कार्य किया। ठीक है मेरे लाडलो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सभी मेरे बच्चे, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के नौसैनिक, नौसेना, इंडियन नेवी जो अपनी आन बान और शान, जिसका जज्बा, जिसमें जाने का जुनून सभी बच्चे दिल में बैठाए हुए बैठे हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन, उस सैन्य अभ्यास का नाम है बोगो सागर। क्या है? बोगो सागर उस सैन्य अभ्यास का नाम है। उसका दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? यह अभ्यास का नाम है, जैसे मैत्री होता है, अलग अलग होता है, सिम्बेक्स होता है। जब दो देशों के बीच में अलग अलग तरीके से युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास होता है ना, अभ्यास करते हैं दोनों सेनाएं।
अरे सैन्य अभ्यास का मतलब होता है दोनों देश क्या करते हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी अपनी रणनीति तय करते हैं कि मैं किस प्रकार से दुश्मन को हमला करके मारूंगा। ये एक स्ट्रेटेजी, जैसे मैच खेलने से पहले खिलाड़ी अभ्यास करते हैं कि मैं ऐसे खेलूंगा, अगली टीम को पराजित कर दूंगा। ये सैन्य अभ्यास में ऐसा ही होता है। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपना अपना पराक्रम दिखाने का कार्य करती हैं। और इसके अंदर जो बांग्लादेश के साथ अपनी नेवी का जो पराक्रम हुआ उसका नाम था बोगो सागर। उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, बोगो सागर। इसका आयोजन कहां किया गया, तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, सीधा याद रखो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ। और बंगाल की खाड़ी की बात की जाए, इसी बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है अंडमान निकोबार। उसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की मेरे लाडलो राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार भारत का एक क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो मेरे लाडलो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितनी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कोई डाउट नहीं है। और उसी बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य बोगो सागर अभ्यास हुआ। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश की किन सेनाओं के मध्य बोगो सागर अभ्यास हुआ। नौसेना, थल सेना, वायुसेना, कोई नहीं तो नौसेना। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको करना है बोगो सागर। उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या हो जाएगा, बोगो सागर। तो सैन्य अभ्यास का नाम भी पूछ सकता है, या सीधा पूछ ले कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य बोगो सागर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आपका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। आपका आंसर क्या होगा, भारत और बांग्लादेश होगा। तो आपको दाएं बाएं पूछे, ऊपर नीचे पूछे, कैसे ही प्रश्न पूछे, आपको तो हर तरीके से क्या रहना मेरे लाडलो, तैयार रहता है। क्योंकि दुश्मन किधर से हमला कर दे पता नहीं होता है, इसीलिए अपने देश के जवान को हर स्थिति के अंदर लड़ने के लिए मुस्तैद रहना होता है। और उसी जवान बनने जा रहे हैं, वही जवान आप बनने जा रहे हैं, उसी दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो अपने को तो चौकन्ना रहना होगा। एग्जामिनर अपना अभी सबसे बड़ा दुश्मन है कि एग्जामिनर कैसा प्रश्न भी दे सकता है। हर उसके वार को खत्म करने के लिए अपने को क्या रहना होगा, तैयार रहना होगा। तब जाकर अपन क्या करेंगे, उसके अपन मुकाम को हासिल करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, है ना। नाम आया बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टक्का, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। ये लीजिए जी, 4 बातें हो गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टक्का। और आपको पता ही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का बांध को लेकर, किसके बांध को लेकर, फरक्का बांध जो गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है, विवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में किस बांध के जल को लेकर विवाद चल रहा है, तो नाम हो जाएगा फरक्का बांध, जो किस नदी पर है, गंगा नदी के ऊपर स्थित है मेरे लाडलो। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है 0 लाइन सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा है, 0 लाइन सीमा रेखा। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि 0 लाइन बॉर्डर किन 2 देशों के बीच में स्थित है, भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। आई होप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, नौसेना का नाम आया है तो मैं 2 जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा मेरे लाडलो। नौसेना नाम आया तो सुनना, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पूछ लिया नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, एडमिरल। भाई नौसेना का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, तो नौसेना का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है एडमिरल। और वर्तमान के अंदर भारत का एडमिरल कौन है, करमवीर सिंह। कौन है, करमवीर सिंह है। तो करमवीर सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं। क्या हैं, एडमिरल हैं। इसके अलावा पहला, ये तो है वर्तमान के, पहला एडमिरल की बात की जाए तो आर.डी. कटारी। आर.डी. कटारी, तो आर.डी. कटारी भारत के प्रथम एडमिरल थे। वर्तमान के एडमिरल करमवीर सिंह है।
एडमिरल नौसेना का सबसे बड़ा पद होता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी नौसेना के मध्य बांग्लादेश के साथ एक बोगो सागर नाम का सैन्य अभ्यास हुआ जो बंगाल की खाड़ी में हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं मेरे लाडलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया भाई। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ASIIM लॉन्च किया गया? ये एक प्रोग्राम का नाम है अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन, ये ASIIM जो ये लॉन्च हुआ है। क्या है ये? इसका उद्घाटन किसने किया? तो थावरचंद गहलोत ने। किसने किया? थावरचंद गहलोत है ना, इनके द्वारा हाल ही में क्या किया गया? अंबेडकर नवाचार। क्या किया गया? अंबेडकर नवाचार जो अभियान है इसका क्या किया गया? उद्घाटन करने का कार्य किया गया। यह जानकारी आपको रखना है। अब साहब प्रश्न यह आता है कि है क्या ये? इस मिशन के तहत अनुसूचित जनजाति, इस मिशन के तहत अनुसूचित जनजाति जिसे अपन SC कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे SC के नाम से जाना जाता है, उनके बच्चों के लिए, जो SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके अंदर और डेवलप करने के लिए उनको, क्योंकि आज भी इन जातियों के जो बच्चे हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं किसी भी प्रकार का कास्ट के बारे में मैं नहीं मानता, मैं किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं इस भारत देश का नागरिक हूं और मैं ऐसे बच्चों को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे देश की सेवा में जाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए तो देश की सेवा जो बच्चा करता है ना, वो ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं। वो कहता है कि मैं भारत देश का नागरिक हूं। जब गोली दुश्मन की आती है तो ये पूछ कर नहीं लगती है किसी भी जवान को कि भाई तू मुस्लिम है, तू हिंदू है। वो छाती को चीर कर जाती है, वो मेरा वीर जवान मेरे भारत देश का निवासी है। इसलिए मैं खुद भारत देश का निवासी हूं, मैं किसी भी स्टेट का निवासी नहीं हूं, ना मैं किसी धर्म का हूं। मेरे लिए सारे समान हैं। और भारतीय संविधान भी मेरे लाडलो यही कहता है क्या कि हम सब भारत के लोग हैं। ये नफरत भरी जो माहौल बनाया जाता है, इसको दूर रहो, हमेशा इस चीज से दूर रहो। आप एक शिक्षित नागरिक हैं, शिक्षित नागरिक होने के नाते आपको ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखनी है। आपको हमेशा जहां भी खड़े रहो, अगर वहां पर यह भेदभाव होता है तो जरूर आवाज उठाएं और कहें कि कोई कास्ट कुछ नहीं है, हम सब भारत के लोग हैं, आप मेरे भाई हैं, सभी मेरे, पूरा भारत एक है। अखंड भारत का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, वही अखंड भारत बना के रखना है अपने को। वो वीर जो जवान हैं उनके कंधों का है, कंधों के ऊपर है वो भार, वो कैसे करते हैं और आप उसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो याद रखना, अनुसूचित जाति है, उन जो पिछड़े हुए हैं उनको डेवलप करने के लिए शिक्षा जगत के अंदर इस नवाचार कार्यक्रम की क्या की गई? शुरुआत करने का कार्य किया गया। इसका उद्घाटन थावरचंद गहलोत जी के द्वारा करने का कार्य किया गया था। ठीक है मेरे लाडलो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे जोन, इंडियन रेलवे जोन, पहला प्रश्न यहां से मैं शुरुआत कर देता हूं कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो वर्तमान के अंदर भारत में कुल 18, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो मेरे लाडलो, वर्तमान के अंदर भारत में 18 रेलवे जोन है। रेलवे जोन वह स्थान होता है जहां से पूरे देश का रेल नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ होता है, उन्हें रेलवे जोन के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में 18 रेलवे जोन हैं। तो हाल ही में किस रेलवे जोन के पूरे सफर के दौरान जो महिला यात्री होती हैं, मतलब ट्रेन के अंदर जो महिलाएं यात्रा करती हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की क्या की है? शुरुआत की है। या इस योजना की क्या की है? शुरुआत की है कि कौन सा ऐसे रेलवे जोन है जिसने अपने जोन के अंदर जितने भी ट्रेन चल रही हैं, जिसके अंदर महिला जिस स्थान से उस ट्रेन के अंदर बैठती है और जिस स्थान पर मतलब उस ट्रेन को छोड़ने का कार्य करती है, उसके बीच में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस रेलवे डिपार्टमेंट की है? तो ऑपरेशन मेरी सहेली नाम दिया गया है। तो राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन। कौन सा होगा? दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरपीएफ रेलवे जो सुरक्षा बल है, रेलवे के अंदर जो पुलिस होती है,
उसके अंदर महिलाओं को मुस्तैद किया गया है, महिलाओं को उन बोगियों में उस डिब्बे के अंदर तैनात किया गया है ताकि प्रत्येक महिला आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। क्योंकि ट्रेन के अंदर क्या होता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ज्यादा होती है, कुछ अपवाद हैं जो क्या करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। महिलाएं जो हैं वो सभी महिलाएं समान होती हैं, क्या अपने घर में महिलाएं नहीं है? तो आप दूसरों की तरफ कैसे कमेंट कर सकते हैं? महिलाओं का मान करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि स्त्री एक ऐसी नारी है जो बहुत संघर्ष करती है, अपना पुरुष इतना संघर्ष नहीं करता। इस चीज को आप मानो चाहे ना मानो, है ना। महिलाएं पूरा काम करती है, घर का सब कुछ करती है, फिर क्या करती है, लोग पढ़ाई भी करती है कि नहीं मेरे को कुछ बनना है। ऐसी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो, किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ ना हो, कोई भी दरिंदगी भरा कार्य ना हो। इसके लिए दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन ने एक पहल की है, बहुत शानदार पहल की है। मैं तो यह कहता हूं कि तमाम रेलवे जोन को ऐसी पहल करनी चाहिए। उसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन मेरी सहेली है। अब बड़ा प्रश्न यह बनता है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन है, उसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो कहां स्थित है? घबराने की जरूरत नहीं है, बना देते हैं प्लस का निशान। ये लीजिए, बना दिया प्लस का निशान। ये चार दिशा, कौन सी दिशा? उत्तर। कौन सी दिशा? दक्षिण। कौन सी दिशा? पूर्व। कौन सी दिशा? पश्चिम। चार दिशाएं ये लीजिए जी, चार ही हो गई उप दिशा। ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। याद कैसे रखना है? गोरा, क्या? गोरा काला है जयपुर। गोरा काला है जयपुर। तो देखिए मेरे लाडलो, गोरा काला है जयपुर। तो उत्तरी पश्चिम रेलवे जोन है जयपुर के अंदर। उत्तरी पूर्वी हो जाएगा गोरा, गोरा से हो जाएगा गोरखपुर। गोरा से क्या हो जाएगा? गोरखपुर। यहां से उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन है गोरखपुर में, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी है से हो जाएगा हुबली। है से क्या हो जाएगा? हुबली। तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन है हुबली। हुबली कर्नाटक का शहर है। और दक्षिणी पूर्वी की बात की जाए काला, काला से हो जाएगा कोलकाता। काला से क्या हो जाएगा? कोलकाता। तो याद रखना, दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता के अंदर स्थित है। और इसी कोलकाता हेडक्वार्टर के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली, क्या? ऑपरेशन मेरी सहेली की क्या की है? शुरुआत करने का कार्य किया है। ये याद रख लेना। ये आज के अपने 10 क्वेश्चन थे। मैंने ये रियलाइज किया है कि मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए। इन 10 के साथ मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया आपको। ये 10 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक के अंदर मेरे लाडलो उपलब्ध हो जाएगी, है ना। उसके अंदर आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो जल्द ही मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन वही बात है सर, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में थोड़ा वीक हूं, कोशिश कर रहा हूं। फिर भी आपको क्या करना है? 78 567 739 ये नंबर है, इन पर आपको व्हाट्सअप कर देना है और बोल देना है कि सर हमें टेलीग्राम लिंक दीजिए। आपको तुरंत टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। इनको व्हाट्सअप कर देना बस 78 567 739 पे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दौड़ो। सब बच्चे जो एयरपोर्ट सेवी की तैयारी कर रहे हैं, इसका लिंक शेयर करो वीडियो का, करंट की क्लास का, कि देखो भाई ऐसे पढ़ोगे ना तभी काम बनेगा नेवी एयरफोर्स। मैं स्पेशल नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए स्पेशल करंट जीके की क्लास शुरू किया है मेरे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे जो सभी जवान हैं वो मेरे के क्या है, मेरा भार बन के रह गए। क्योंकि बहुत से मैंने कमेंट में सुना, बहुत कमेंट पढ़े, कईयों के फोन भी आए कि सर हम जीके के बलबूते पर रह जाते हैं। नहीं मेरे लाडलो, अब यह अन्याय आपके साथ नहीं होगा। अब यह न्याय आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप अब क्या करोगे? बहुत कुछ सीखोगे, बहुत अपने लक्ष्य में हासिल होगे। क्योंकि आप किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के क्या है मेरे लाडलो? नवाब हैं। क्या हैं? हौसलों के नवाब हैं, ठीक है ना। ये आपको क्या करने हैं? याद रखना है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। 10 क्वेश्चन किए, एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर लाडलो कई बच्चे ऐसे भी है भाई समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन की हमें दिक्कत आ रही है। तो मैं कल जब नई क्लास लेकर आऊंगा तो उसमें साथ में आपके साथ जरूर रूबरू हो जाऊंगा और जरूर मैं आपको क्या करूंगा, उस क्वेश्चन का दोबारा से डिफाइन कर दूंगा। ऐसे ही अपने को बराबर क्या करना है? पढ़ते रहना है और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना है। करंट की क्लास का टाइम है सुबह 7 से 8 का
और टॉपिक वाइज जो क्लास है उसका टाइम है शाम को 7 से 8 का, ठीक है ना। क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो हमेशा क्लास जब शुरू होती है उसी समय देखा करो। पूरी क्लास को देखोगे तो 1 घंटा जो क्लास खत्म होने के बाद मैं सच्चे मन से पूरा विश्वास है कि आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि वाकई में सर बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ याद हुआ। और ऐसी बातें ना सर, आप पेन और रजिस्टर लेकर बैठा करो, साथ में पेन और रजिस्टर लेकर बैठा करो। देखो ये 10 क्वेश्चन की पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, फिर भी आप क्या करोगे, पेन रजिस्टर लेकर बैठो। जो एक्स्ट्रा बातें जो मैं पढ़ाता हूं ना आपको, जैसे मान लो कोलकाता में है, वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, इनको नोट भी कर लिया करो ताकि भविष्य में आपको दोबारा गलती ना हो। या वीडियो को बार बार देखो, 2 ही तरीके हैं, जैसा आपको लगे। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको नोट्स उपलब्ध करवाने की, है ना। तो बढ़िया पढ़ते रहना है, ठीक है। अपने ज्यादा से बच्चों को जोड़ो, ज्यादा से शेयर करो क्लास को, ताकि सभी बच्चे जो जिसके कारण रह जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी देश की आन बान और शान है। आज के लिए इतना ही मेरे लाडलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।